वो इस्लामाबाद में बैठी। जी 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 जी, ख्याल रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यही तो मसला है रेड्डी साहब के साथ, वो फौरी तौर पे जिसे कहते हैं ना क्लैंप कर देते हैं, कुछ भी मैं बात करता हूं तो। बहरहाल हालात आपके सामने नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले खबरें भी आ रही थी, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि शायद नासिर असलम ज़ाहिद साहब के नाम पर कोई कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से बात होगी। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उस हवाले से भी बात होगी। इमरान खान साहब का कल जलसा है, कितना अहम जलसा होगा ये, इस हवाले से बात होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसे देखिए और फिर रेड्डी साहब से बात का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में जब 20वीं तरमीम मंजूर हुई तो इसके तहत निगरान हुकूमतों के लिए भी नए तरीक़ाकार को मुतारफ करवाया गया, लेकिन अभी तक जो सियासी सूरत हाल है उससे तो यही लगता है कि पहली बार इस तरीके के जरिए निगरान हुकूमतों की तश्कील में मुश्किलात सामने आ रही हैं। और तो और उन सूबों में जहाँ ये मामला तय पा भी गए हैं वहाँ भी नित नए मसाइल सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ निगरान हुकूमतों की तश्कील में एक दूसरे पर बेतबारी और जिस तरह से सिंध के निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाए जाने की बातें, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत में पिटीशन से सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह से इन मामलात पर अदालत से रुजू किया गया तो इसका इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा। सवाल तो ये भी है कि निगरान हुकूमतों की तश्कील के हवाले से क्या सियासतदानों ने नापुख्ता रवैये का मुजाहरा किया है। सियासतदानों की एक दूसरे पर इस बेतबारी की वजह क्या है और क्या। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी सेठी साहब। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि खबर आ गई है, फिर आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है नासिर असलम ज़ाहिद साहब होंगे, क्योंकि 9 बजे होना है दोबारा रिज्यूम पार्लियामेंट्री कमेटी ने। तो सबसे पहले तो हमारे पास इतला आ ही गई है कि ही इज गोइंग टू बी द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी हमारे चैनल पे जी। जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज देखी तो मैंने सोचा लो जी, तजिया उड़ गया आज तक। अच्छा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी को सख्त एतराज होगा जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद साहब की कैंडिडेचर के ऊपर, और है बिल्कुल, और वो बरकरार नजर आ रहा है दोपहर तक। तो मैंने ये सोचा था कि पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं मानेगी, इनको मनवाया जाएगा, इनसे मानेगी नहीं, मनवाया जाएगा। तो वो जब सूरत हाल चली कि जी पहले वो कमेटी बनी, पहले ये खुद इत्तेफाक नहीं कर सके प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर कमेटी बनी, फिर कमेटी जो है वो भी 3 दिन लग हो गए, फिर चौधरी निसार साहब ने बयान ही दे दिया कि जी कमेटी में कुछ नहीं होना, ये तो हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथियों के पास ले जाना पड़ेगा जहां कोई फैसला कुन नतीजा निकलेगा, क्योंकि वहां 5 लोग हैं, 3-2 हो सकता है, 4-1 हो सकता है, 5-0 हो सकता है, मगर तो वहीं कोई ना कोई फैसला होगा। और ये चौधरी साहब ने खुद कह दिए, जिसकी वजह पे फिर चौधरी शुजात ने इतराज किया एंड सो ऑन कि जी ये तो उन्होंने पहले ही फैसला अनाउंस कर दिया, तो हमें क्यों बिठाया हुआ यहाँ इस कमेटी में। ठीक, तो मेरा ये ख्याल था कि ये इतना आसान काम नहीं है कि ये कमेटी जो है ये फैसला कर ले, जस्टिस साहब के इत्तेफाक हो जाए इसके ऊपर। और अगर होता है मतलब एक तो इट विल बी अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, वेरी मेजर डेवलपमेंट। और मेरा ये ख्याल था कि अगर ऐसा मेजर डेवलपमेंट होती है, जो कि मैं समझता हूँ अभी भी मुमकिन नहीं है, अभी घंटा रह गया है, 9 बजे उन्होंने कहा उस वक्त तक पता चलेगा। मैं समझता हूँ देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। हमारे चैनल ने तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, मगर मेरी चिड़िया ने ब्रेकिंग न्यूज अभी तक नहीं दी है। अच्छा, आपको डाउट्स क्या है? आप कह रहे हैं कि आपको पहले तो आपने खदशात का इजहार किया था, वो जस्टिस निजाम वाला मामला जो था उसके अंदर, वही कायरा साहब भी कहते रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी के उनकी जो मुखालफत है नासिर असलम ज़ाहिद साहब की वो वाज़े है। आपको अब भी क्या लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी विल पुट इट्स फुट डाउन कि नहीं, जो मर्जी पीपल्स पार्टी ने तो फुट डाउन किया है ना, वो तो नहीं मान रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इशारा किया था कि जस्टिस साहब का ताल्लुक एक जज साहब के साथ था, जिनका ताल्लुक जरदारी साहब के केस के साथ था, और वो कत्ल हो गए, तो इसलिए वो इनके ब्रदर इन लॉ थे जस्टिस निजाम। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ जहाँ पर्सनल इश्यूज बन जाए हमारे मुल्क में, वहाँ सियासत जो है वो पर्सनल इश्यूज के आगे लेट जाती है। तो यहाँ उसी किस्म की कबायली किस्म की सियासत चलती है। तो मैं समझता था कि प्रेसिडेंट साहब तो कभी नहीं मानेंगे। अच्छा। मगर ये तो इशू था। अब अगर उधर से मुझे नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब तक डटे हुए, बिल्कुल डटे हुए, और बिल्कुल कोई रिट्रीट करने के मूड में नहीं है। और वो ये समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो उनका कैंडिडेट एक्सेप्टेबल उन्हें मिल जाएगा। ये उनका एनालिसिस होगा ना कि कमेटी में नहीं तो वहां जाएंगे, वहीं मिल जाएगा। अगर उन्होंने वहां, इनका ख्याल था कि वहां नहीं मिलेगा तो यहीं सेटलमेंट कर लेते। यहाँ जो नहीं सेटलमेंट कर रहे, इसका मतलब है कि इनका ख्याल है कि कमेटी में सेटल हो जाए,
इलेक्शन कमीशन में सेटल हो जाएगा। तो जाहिर है कुछ इंडिकेशन होंगी या कुछ एनालिसिस होगा। मगर अब एक नई चीज, आज सारा दिन एक और खबर चलती रही जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने फिर उसके सख्त खिलाफ एक बयान भी दिया। खबर ये चलती रही कि जस्टिस साहब पीसीओ जज है, जस्टिस नासिर असद ज़ैद साहब पीसीओ जज है, ये खबर चल रही थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त उसकी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं लिया। मगर कमेटी के अंदर वेरी चिड़िया के मुताबिक ये बात चल रही है, जो इस्लामाबाद में कमेटी बैठी हुई है इस वक्त, जो 9 बजे फाइनल मीट करके और ये फैसला करेंगे आज। तो वहां ये बात चल रही है कि जस्टिस साहब ने, ठीक है मुशर्रफ साहब का तो पीसीओ नहीं लिया, मगर जज साहब ने ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। और ज़ियाउल हक साहब से ज़्यादा नफरत आजकल कौन करता है, या क्योंकि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को वो सभी जानते हैं। और उस वक्त जज साहब ने उनका पीसीओ लिया था, ना सिर्फ पीसीओ लिया था, अपॉइंट ही उसी वक्त हुए थे। मतलब 1980 में अपॉइंट हुए थे, पहला पीसीओ आया था 1981 में, 83 में कंफर्म गालिबन हुए। तो ये अब एक नई पीपल्स पार्टी ने एक नई चाल चली है। मैं चाल ही समझूंगा क्योंकि कोई बात छुपी हुई तो नहीं थी। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि यहां जब हम पीसीओ जज की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो लोग वो नहीं जिन्होंने 99 में लिया हो पीसीओ, जो कि सारे सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी लोगों ने लिया हुआ, को हाई कोर्ट से लिया हुआ, उस वक्त थे और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने भी लिया था। उसके अलावा हम उनकी बात करते हैं जो कि जो मुशर्रफ साहब का सेकंड जो मार्शल लॉ लगा, उस वक्त जब उन्होंने पीसीओ डिमांड किया तो उनको हम पीसीओ जजेस कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल डिस्टिंक्शन बनाई हुई है। मगर पीपल्स पार्टी वाले जो है वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था 2006 में, 2006 में, उसमें लिखा हुआ था और उसका टेक्स्ट बड़ा क्लियर है। मैंने आने से पहले एक दफा फिर गौर से देखा कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कोई भी किसी किस्म का भी पीसीओ जज एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी किस्म की ओहदे के लिए इन दोनों पार्टी, ये इत्तेफाक किया। वंस अ पीसीओ जज ऑलवेज अ पीसीओ जज। अच्छा, ये तो उसमें था। मगर उसके बाद बहुत कुछ यहाँ हुआ। पीसीओ जजेस जो हैं वो रिस्टोर भी हो गए, उनको अब नॉन पीसीओ जजेस भी हम कहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मामला इस स्टेज पे चल रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ मुनीब कि अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्ट करना इनको एट द कमेटी स्टेज। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और कर दूं फिर जरूर, वो ये कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल नहीं होगा ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका ये मतलब होगा कि कोई पंजाब के ऊपर कोई मुकमुका हो गया फिर। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। बिकॉज ये बहुत बड़ी कंसेशन पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी कंसेशन देती है तो पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में मियां साहब की पूरी जो 100% बात है, क्योंकि मियां साहब ने वहां 2 कैंडिडेट्स नहीं है, वह वहां शायद फिर पीपल्स पार्टी ना माने, और वो अगर नहीं मानेगी वो भी फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अच्छा, ये 2 बातें। अब सबसे पहले क्योंकि हम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पीएमएलएन इस कमेटी के अंदर एक प्रेशर के अंदर गई है, क्योंकि उन्होंने बाकी जो अपोजिशन जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी उनसे भी कंसल्टेशन की थी और वो रिट्रीट नहीं कर सकते, या कोई और सियासी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? देखिए, गुड क्वेश्चन। मैं जब सोचता हूँ कि ये सब कुछ क्या हुआ, मैं कराची देखता हूँ, ये सिंध देखता हूँ, तो सिंध का जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाया है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर एक कैंडिडेट तय किया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको उन्होंने अपॉइंट कर दिया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। गालबन नून की तरफ से या नून के हमायतियों की तरफ से चैलेंज हो गया उसको। केपी में भी गवर्नमेंट, जहां वहां की जो गवर्नमेंट और वहां की जो ऑपोजिशन, उन्होंने आइन के मुताबिक एक बंदा तय कर लिया फर्स्ट स्टेज पे, वहां भी, कराची में भी, सिंध में भी और यहाँ भी फर्स्ट स्टेज में भी केपी में कर लिया और वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर वहां भी लोगों ने चैलेंज कर दिया उसको, चैलेंज कर दिया। हालांकि कोई 262, 63 ये चीजें लगती नहीं है कैंडिडेट्स को, ठीक है। और जो ये फैसला करे, आइन इज वेरी क्लियर। जैसे आइन ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात नहीं की डुअल नेशनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसी तरीके आइन ने ये नहीं कहा कि 62 लगाना है केयर टेकर्स के, एंड सो ऑन। तो ये मैं समझता हूं कि जो मुझे नजर आ रहा है, और बलूचिस्तान में भी आप देखें, वहां भी एक इत्तेफाक के साथ ही एक रिटायर्ड जज साहब के साहिबजादे, एक रिटायर्ड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साहिबजादे जो हैं, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उनको उन्होंने बना दिया और वो कल परसों ओथ ले लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में और सेंटर में झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पंजाब में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है और नून गवर्नमेंट में है, वहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में और नून ऑपोजिशन में। इसका मतलब है जहाँ पीपल्स पार्टी और नून बैठते हैं वहाँ इत्तेफाक नहीं होता। ये एक देख लीजिए। अच्छा। और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो रास्ता है उसको स्ट्रेच किया जाता है आखिर वक्त तक, जिसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
अब मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज जो है जिद कर रही हैं, दोनों पार्टी जिद कर रही हैं। इनको जिद नहीं करनी चाहिए, इनको पहली स्टेज के ऊपर ही रिजॉल्व करने चाहिए थे ये इश्यूज। इतने बड़े लाइफ एंड डेथ इश्यूज नहीं हैं ये। पाकिस्तान में 2 जज के अलावा और भी बड़े लोग हैं, अच्छा, अच्छे लोग हैं, और दूसरे प्रोफेशन से लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं जिनकी बड़ी इज्जत लोग, हाँ हाँ बिल्कुल है, डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दोनों पार्टीज ने ये जो लास्ट मैन ब्रिंकमैनशिप शुरू कर दी है, दिस इज नॉट गुड। और जो इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था कि एक दूसरे को समुद्र में नहीं फेंकने जा रहे थे और एक टर्म कंप्लीट होने दी, ये एक बदमजगी पैदा हो गई। और मैं ये जरूर जाते जाते वक्त ये कहता जाऊं चलो कि मुनीब, जब ये ऑपोजिशन ने अनाउंस की अपनी 4 मेंबर कमेटी, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? हम तो ये कह रहे थे कि हमें तो ये पता था कि आइन के मुताबिक गवर्नमेंट के 2 बंदे, ऑपोजिशन के 2 बंदे हैं, बाकी 4 बंदे जो है मुख्तलिफ जमातों के हैं, जो कि ऑपोजिशन में हैं या गवर्नमेंट में हैं या जहां भी हैं, जो मेन पार्टीज हैं। तो हमारा यही ख्याल था कि आइन के मुताबिक एमक्यूएम को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी, ऑपोजिशन में एएनपी को भी मिलनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट में उनको मिल गई है, उनको गवर्नमेंट ने दे दिए, क्यू को भी गवर्नमेंट ने दे दिए। और जेयूआई ऑपोजिशन में है, जेयूआई को नहीं मिली, और इधर इनको नहीं मिली, एमक्यूएम को नहीं मिली। तो ये जो 4 लोग जो ऑपोजिशन मियां साहब की तरफ से या चौधरी निसार साहब की तरफ से, चारों पीएमएलएन के अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए। फिर एक पिटीशन आई स्पीकर को, चौधरी लेटर गया कि ये कैसे हो सकता है, 4 बंदे आपने उनके एक्सेप्ट कर लिए। तो उसके बाद चौधरी शुजात के कहने के ऊपर वो विड्रॉ कर लिया गया लेटर। तो चौधरी साहब की हमेशा होती है मिट्टी पाओ जी, मुख मुका करो। चौधरी साहब ने मिट्टी पाओ मुख मुका करके, तो कोई ना मुख मुका होया ना मिट्टी पाई, और अगर मिट्टी पहन लगी तो चौधरी साहब से पै जड़ी जी। अल्लाह रहम करे, शरीफ आदमी बेचारे, वो शराबत ही मारे जाते हैं। वो पहले लाल मस्जिद भी शराबत ही मारे गए, और भी लगता है बनू कि रगड़ा उन्होंने हो जाए। अच्छा, ये वर्ड जो क्लासिक वर्ड ये कॉइन हुआ है, ये फ्रेज, ये बड़ा पुराना, ये मुख मुका। पीएमएलएन का मसला, लोग कहते हैं, ये एक व्यू है कि जी वो इसलिए वहां पर ड्रैग कर रहे हैं अपने फुट क्योंकि उनके ऊपर पीटीआई का प्रेशर है। वो इमरान खान साहब हर जगह कहते हैं ये मुख मुका कर लेंगे, जरदारी साहब के साथ ये मुख मुका कर लेंगे। तो मियां साहब हैज टू मेक इट श्योर कि किसी भी जगह हो वहां पर पीएमएलएन अपना फुट डाउन करे और कहे नहीं जी हम कोई मुख मुका नहीं करें। अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट। मगर इसका सोल्यूशन ये थी कि इससे बेहतर ये होता कि फिर मियां साहब ये कहते कि इंस्टेड ऑफ जेयूआई एंड एमक्यूएम तो एक पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव ले लेते ना उस कमेटी पे, तो फिर कोई भी जो भी फैसला होता उसको कोई एक्यूज ना करता। लेकिन वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? स्पिरिट भी तो होती है कोई चीज, स्पिरिट भी तो होती है कोई चीज। तो ये कहना कि जी हमने कंसल्ट कर लिया और नून वाले जो हैं वो कहते हैं पीटीआई हमारे साथ इत्तेफाक कर रही है। यार पीटीआई नून इत्तेफाक क्या कर रहे हैं? आपसी बात है, वो तो यहाँ एक दूसरे को पड़ जाएंगे पंजाब के अंदर। यहाँ बैटल फील्ड, यहाँ खून खराबा तो यहाँ होगा। जैसे कहते हैं ब्लड विल बी शेड ऑन द फील्ड्स ऑफ पानीपत। पानीपत की जंग कह रहे हैं। देयर यू गो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि नून हार्ड लाइन ले रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ले रही है। और अगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ कंसीड कर दिया जस्टिस साहब का नाम, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नून की अचीवमेंट होगी। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास ना जाए, यही सारा कुछ सेटल हो। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें आपस में बैठ के सेटल होनी चाहिए। ये मुकमुका नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आप मुकमुका करें, हाँ, आपस में कंसेंसस करें, इत्तेफाकी राय करके दोनों बैठ के उसने बता दिए इतने बंदे, और ये आप लोगों ने सबने बैठ के ये अमेंडमेंट्स किए। तो आप उनको फॉलो करो ना यार, आपने अमेंडमेंट्स किए उनको फॉलो करो। यही कि जी हर चीज आखिरी स्टेज पे ले जानी है, आखिरी स्टेज पे ले जानी है, और ये ना हो कि वहां इलेक्शन कमीशन के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाएं और वो चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाएं, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी इस सारे सिस्टम। अच्छा, लेट्स गेट टू दैट पॉइंट। आपकी क्या रिजर्वेशंस क्या है? वो भी तो एक सियासतदानों का बनाया हुआ पूरा प्रोसीजर है। 3 टियर्स थे, पहला नाकाम हुआ, दूसरा अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए, वो भी तो सियासतदानों ने बनाया। साहब मुझे एक प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, केयर एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, अच्छा, और पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए। पार्लियामेंट जब अपनी जिम्मेदारी किसी और इदारे के हवाले कर देती है, इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब ताहिरुल कादरी साहब आए थे, क्या कह रहे थे वो, याद है आपको? क्या कह रहे थे? अदलिया और फौज को स्टेक होल्डर बनाया। तो उस वक्त आपने, मैंने, सबने शोर डाल दिया था यार ये क्या बात हुई।
ठीक है, और हर एक ने ये कहा, ये क्या बात हुई, स्टेक होल्डर्स कहाँ है? पार्लियामेंट स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स है, मीडिया और जुडिशरी और ये जो है, दे आर प्लेयर्स बट दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स, दे आर देयर टू एज वॉच डॉग्स बट दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स इन दैट सेंस। यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है, आप देख रहे हैं रिटायर्ड जजेस लग रहे हैं हर जगह पे, ऐसी है। सिंध में भी रिटायर्ड जज, केपी में भी रिटायर्ड जज, 5 रिटायर्ड जजेस इलेक्शन कमीशन में। हालांकि क्या कि लाजिम नहीं है कि रिटायर्ड जजेस ही होंगे। वो कहते हैं एनीवन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए जज। लॉयर्स हो सकते थे, बहुत से अहम अच्छे लॉयर्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिस्ट को हो सकता था, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो है नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि हो तो सकता था ना। नहीं, मतलब है कि लॉयर हो जाए, लॉयर्स ही सिर्फ लॉयर, इकोनॉमिस्ट कांट बिकम अ जज ना। ठीक, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ ठीक जज। है, लॉयर, सीनियर लॉयर्स बड़े हैं, दे कुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट, मगर नहीं जजेस। पुराने जमाने में, जो पुराने जमाने से मुराद मेरी क्या है, पिछले 10 years ago ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जब लड़ते थे तो ऑपोजिशन जाके साजिश करती थी किसके साथ? फौज के साथ। यही फौजी कहते हैं ना, हम तो कुछ नहीं करते, यही आ जाते हैं, कहते सर जी कुछ कर दो, चुक दो। जिस जनरल को मिलो कहता यार असी तो बड़े इनोसेंट, हम तो बैठे हुए होते हैं, लाइन लगी हुई होती है पॉलिटिशियंस की कि चुक दो, चुक दो, चुक दो, चुक दो, असी थोड़े नाल। और हिस्ट्री भी हमारी यही है, मुस्लिम लीग नाल ही नाल चली और अब पीपल्स पार्टी चल रही है। लेट्स बी फेयर, अच्छा अब पीपल्स पार्टी चल रही है। तो अर्ज ये है कि अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि रिलायंस इज नॉट ऑन द मिलिट्री एज अ पार्टनर बट ऑन द जुडिशरी एज अ पार्टनर। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो है ना कि जी आप जुडिशरी का सहारा लेके अब आगे बढ़े। नहीं, वो तो रिटायर्ड जजेस इन द इलेक्शन कमीशन। देखिए रिटायर्ड जजेस, 70% ऑफ ऑल जजेस आर पंजाबीज, 70% ऑफ द आर्मी इज मिलिट्री, 70%, 55 to 60% of your vote bank is Punjabi. पंजाब जो whoever wins पंजाब wins इस्लामाबाद, ऐसे ही है ना। मतलब मतलब है टेक्निकली स्पीकिंग हम यही कह रहे हैं ना, स्वीप की बात कर रहे हैं ना। अगर 150 सीटों में से 100 सीटें को ले जाता है पंजाब की जैसे, तो फारग हो जाते हैं ना बाकी सारी प्रोविंस। बड़ी खतरनाक अर्ज ये है कि दिस अलायंस विद द जुडिशरी या दिस रिलायंस ऑन द जुडिशरी इज नॉट अ गुड आइडिया। लेट द जुडिशरी डू इट्स ओन वर्क। मतलब आप इलेक्शन कमीशन में मौजूद फॉर्मर रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं, और मैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू, ये सियासतदान जो है उन्हीं ने हिसाब देना है आवाम को, ना जुडिशरी ने हिसाब देना है, ना फौज ने हिसाब देना है, ना आपने देना ना मैंने देना है। हम तो खैर बिल्कुल लगाम ही नहीं हमारे ऊपर, तो जो बकवास करें करते जाते हैं। हम भी फारग हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है ना पॉलिटिशियंस का बैठ के तय करना और डिलीवर करना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाई है, जिसके ऊपर इत्तेफाक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जैसे मैंने पहले कहा, खान साहब के जलसे के हवाले से भी बात होगी, परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी, इस मामले पर भी नजर कुछ डालेंगे। बस साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगले 2 दिनों में बेशक अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी से निकलकर इलेक्शन कमीशन के पास भी मामला जाता है तो 24 तारीख तक हमारे मुल्क में निगरान वज़ीर आज़म साहब आ चुके होंगे, नामजद हो चुके होंगे, फिर ओथ की बारी आएगी। तो इसी मौके पर 24 तारीख को परवेज मुशर्रफ साहब ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक तो यही इतलात हैं, उनका पॉलिटिकल कंटेंट भी चल रहा है टेलीविजन के ऊपर। अब देखना ये है, शेरी साहब 3 केसेस उनके ऊपर थे, जजेस बरतरफी का, अकबर बुख्ती साहब का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का। उसमें उनको प्री अरेस्ट बेल तो मिल गई है सिंध हाई कोर्ट से। अब गारंटीज हैं, सॉवरन गारंटीज। अब 2 किस्म की सॉवरन गारंटीज होती हैं। एक वो जो पाकिस्तान की हुकूमत देती है और एक वो जो कि किसी और मुल्क की हुकूमत देती है। 2 ही बातें हैं, तीसरी बात तो नहीं है। यहाँ जनरल साहब को सॉवरन गारंटी अमेरिका की तो हो नहीं सकती, अगर वो होगी तो वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। जो बंदा अमेरिका से निड़ जाएगा वो फारग होगा। तो फिर किसकी सॉवरन गारंटी हमें पता नहीं है। चिड़िया ने ये खबर तो नहीं दी, मगर ये खबर आम है कि वो भी सऊदी अरेबिया का चक्कर लगा के आए और स्पेकुलेशन यही हो रही है कि वहां गए थे बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, आप कुछ ख्याल रखिएगा हमारा। अब ये है कि फिर खबरें ये भी चल रही हैं कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप
मुनासिब है कि आप मत जाइए। हाँ, मगर मेरा ख्याल है ये जिद्दी है, इन्होंने फैसला पहले भी कोई 3 दफा किया था, इनको समझाया गया, फिर रोक देते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। अब फाइनल फैसला है कि मैं आ रहा हूँ 24 तारीख को, और बेले शेले ले ली उन्होंने, जिसकी हमें बिल्कुल पता था कि ये बेल हो जाएगी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। सो ही इज कमिंग। आई डोंट थिंक ही हैज एनी सॉवरेन गारंटीज, नॉट इवन फ्रॉम द फौज। नो, मैं आपको ये बताऊं, फौज क्या कर सकती है, फौज क्या गारंटी दे सकती है इस इंडिपेंडेंट और अदालत से जो आजकल की सूरत हाल है। उन्होंने देखें बेल मेरिट पे दी है, वो तो प्रीग्रेस बेल तो क्या उनको क्या गारंटी मिलनी थी? यही मिलनी थी ना कि आपको जेल में नहीं डाला। हाँ, 10 दिन के तो लिए। वो तो फौज को देने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अदालतें देती हैं, और अदालत ने जिस अदालत ने दिया, इट्स एन इंडिपेंडेंट अदालत, और उनकी वो बनती है। हाँ, वो बाद में रिजेक्ट भी हो सकती है, किसी स्टेज में भी कुछ हो सकता है, कंफर्म ना हो। अब वो केस जो है आपको पता ही है किस किस्म की नौयत उन केसेस कि क्या कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ऊपर इस किस्म के केसेस हो सकते भी हैं। तो ये बड़ा कुछ डिबेटेबल, बड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ बड़ी दिलेरी का इजहार किया जनरल साहब ने। अब बात यह है कि दिलेरी के साथ तो इलेक्शन नहीं जीते जाते, ना सियासत की जाती है। दिलेरी की सियासत के साथ कबर ही मिलती है, हमने देख लिया। और अगर भुट्टो साहब कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद हयात होते, मोहतरमा अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो ये ना होता। और कुछ जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज की, दे लिव टू फाइट अनदर डे। समझ फाइट अनदर डे। कोई लोग एग्जाइल में चले जाते हैं, कोई लोग कौड़ा कोट कर लेते हैं, कोई लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन करके छलांग मार के टाइम गुजार लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं जब मौका आता है। तो ये सब चीजें चलती हैं सियासत। अर्ज ये है कि मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि मुशर्रफ साहब को कुछ बहुत बड़ी गलत एक फहमी है। अच्छा। वो क्योंकि जब वो गए थे तो उनका ये ख्याल था कि वो है तो बड़े पॉपुलर, मगर एक साजिश उनके खिलाफ हुई जिसके तहत उनको उड़ा दिया गया। अब वो कन्विंस्ड हैं। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई थी कुछ 6 माह पहले, तो वो ही वाज डिटरमिन्ड कि उन्होंने आना ही आना है। हालांकि हमने समझाने की कोशिश की कि सर जी कोई सपोर्ट शॉट कोई नहीं, सपोर्ट सारा फारग हो गया। वो इमरान खान साहब ले गए जो रह गया था, और अब कादरी साहब आ गए, तो जो थोड़ा बहुत और भी मुशर्रफ के हामी वामी थे वो कादरी साहब को भी पसंद करने लगे। तो अब रह क्या गया आपके लिए? मगर वो अभी भी कन्विंस थे। उन्होंने मुझे लेक्चर दिया वहाँ कि जी नहीं, वो मेरे सिंध में ये है, पंजाब में ये है, फलाना है, ये है, वो है, आर्मी के अंदर मेरे जो रिटायर्ड लोग हैं वो इतने सपोर्टर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मैं समझता हूं कि फौज एक चीज से तो कतराती कि उनका कोई आर्मी चीफ ऐसी हरकत ना करे या उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई ना हो जिसके साथ सारी फौज स्पॉटलाइट में आ जाए। इसीलिए जब बेग साहब, जनरल असलम बेग साहब अपनी बयानबाजी करते थे तो मुझे याद है कि जो सिटिंग आर्मी चीफ होते थे बेचारे बड़े अनकंफर्टेबल होते थे। अंग्रेजी का मुहावरा इज दे वुड स्क्वर्म इन देयर सीट्स। यार की करता मैं चुप्पी क्यों नहीं कर जाता। आम तौर पे जो आर्मी चीफ्स होते हैं ना, दे प्रेफर कि एक दफा रिटायर हो जाएं, प्रेफर टू स्टे क्वाइट एंड रिटायर, अपने वर्क शख्स चलाएं हम, और थोड़े बहुत एम्बेसडरशिप्स मिल जाएं, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, और गोल्फ शॉफ खेलें। मगर फिर ये जो लोग जो है वो जंप बैक इनटू पॉलिटिक्स, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब जनरल बेग ने बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। अब मुशर्रफ साहब इज द सेकंड जनरल आफ्टर दैट टू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जनरल कियानी वाज अ कॉलीग ऑफ जनरल मुशर्रफ। बहुत से फैसले हुए जिसमें जनरल कियानी भी शामिल थे। वो अब रिटायर्ड नहीं है और वो अभी सर्विंग चीफ है, ठीक है। मैं अगर उनकी जनरल कियानी की जगह पे होता, मुशर्रफ साहब का साथी भी होता, हामी भी होता, हाथ भी बटाया होता, डिसीजन मेकिंग में भी किया होता, और मुशर्रफ साहब फारग हो जाते और मैं टिका होता, तो मुझे थोड़ा बहुत तो होना था ना यार, क्यों आ गई रेकिंग अप ओल्ड थिंग्स। अब इसके बाद सवाल जब खड़े होंगे मुशर्रफ के बाद, तो मुनीफ फारूक जैसा बंदा कहेगा याद रहे कि जनरल कियानी भी वहां बैठे थे उस मजलिस में। मैं तो नहीं कहूंगा, आप कहेंगे। मैं कहूंगा, जाहिर है मैं तो नहीं कह सकता। तो मतलब है नोबडी लाइक्स दिस, एंड सो ये चीजें निकलती हैं। जब ये ISI केस चल रहा था तो ये आर्मी, आप भूल गए हैं, आर्मी हैड नो लव फॉर जनरल बेग, आर्मी लीडरशिप। जब आर्मी की बात करते हैं सिटिंग जनरल, दे हैड नो लव फॉर जनरल बेग और फॉर जनरल दुरानी। यहां तक कि जनरल दुरानी को तो जनरल वहीद ने फारग कर दिया था फॉर प्लेइंग अ पॉलिटिकल रोल, ही वाज कैशियर्ड इन द सेंस, ठीक। तो इट वाज अ सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट। सारा वक्त ISI का नाम आ रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है। इदारा जो है ना, वो समझते हैं मेन आर, जनरल्स कैन कम एंड जनरल्स कैन गो, but the institution of the armed forces of Pakistan, the ISI, etc., these are sacrosanct. ये sacred cows, इनको नहीं होना चाहिए। And they expect कि हमारे जो लोग हैं वो अपनी इंस्टीट्यूशन को पुट फॉरवर्ड पहले करेंगे rather than their personal selves or their personal political careers। ठीक है। जनरल मुशर्रफ is not doing that। इसलिए
थोड़ी सी बेचैनी है फौज में, मगर और सियासी हलकों में भी, क्योंकि कुछ लोग जो मुशर्रफ साहब के साथ थे अब वो दूसरी सियासी जमातों में हैं। अब मुशर्रफ साहब आएंगे, यहाँ हलचल तो होगी, मीडिया स्ट्रेट अवे मीडिया थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करेगा। मीडिया तो नॉवेल्टी ढूंढता है, कंट्रोवर्सी ढूंढता है, नई चीज है ना, नई चीज तलाश। अब दिस इज अ न्यू थिंग। एक चीज ये दो कि इनफैक्ट दो चीजें कि अब मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट विल बी इन प्लेस, बिजनेस एज यूजुअल तो होगा, लेकिन अगर लेट्स से उनकी बेल्स में से कोई रिजेक्शन होती है, किसी बेल की कोई कंफर्म नहीं हो सकती, तो क्या उस वक्त की निगरान हुकूमत ये फैसला करेगी कि ठीक है जी अब इनकी हो गया, अब इनको डालें जेल के अंदर? ये फैसले होंगे ना सेठी साहब, ये भी लेने पड़ेंगे शायद किसी को। और ये जो बात हो रही है वो आर्टिकल 6 वाली, यदि वो जो पार्टनर निगरान हुकूमत कैसे जेल में डाल सकती है? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर रिजेक्ट होता है कोई बेल उनकी, अगर जाहिर है तो अदालतों के हाथ में होगा ना। निगरान हुकूमत का कोई प्रेशर नहीं होगा ऑन द कोर्ट्स। लेट मी टेल यू दिस, जिस किस्म की निगरान हुकूमतें बन रही हैं जिनके अंदर 90% तो जजेस ही आ रहे हैं ना, तो उधर भी जजेस इधर भी जजेस, वो एक बरादरी है। जो निगरान हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर अगर जज बनता है और यहाँ के जो होते हैं तो जज तो हर जगह पे बैठे हुए ना, तो वो देखेंगे कि हमारे जो इस वक्त के सिटिंग जजेस हैं उनका क्या रवैया। अगर वो बेलें दे रहे हैं तो निगरान हुकूमत कोई वेव्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगी, ना ही इन माय ओपिनियन करनी चाहिए। मुनीब, तो निगरान हुकूमत का जॉब इज टू होल्ड एन इलेक्शन विदाउट कंट्रोवर्सी, कोई नई पॉलिसीज, कोई नई रिफॉर्म्स, कोई इस किस्म की चीज जो अगली हुकूमत आके निगेट कर दे या एक्सेप्ट ना करे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कंसेंसस के बगैर कोई चीज नहीं करनी चाहिए। पहले जो निगरान हुकूमतें आती थी और आज की निगरान हुकूमत जो बनने जा रही है उसमें एक फंडामेंटल फर्क है। वो बनाते थे वो प्रेसिडेंट्स जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को छुट्टी कराते थे, वो एक उसी किस्म की निगरान हुकूमत लाते थे जो उनके काम करती थी ताकि वो वापस ना आ सके। नवाज शरीफ को निकाला, बेनजीर को लेके, बेनजीर को निकाला, नवाज शरीफ को निकाला, बेनजीर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो दिस टाइम ऐसी चीज नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वी डोंट हैव टू वरी। जनरल मुशर्रफ डजंट हैव टू वरी फ्रॉम निगरान हुकूमत। उसने उनका अपना केस है, वो लड़े, मगर सबसे बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम होगा वो दो है, इज नॉट दिस। वो प्रॉब्लम ये होगा एक सिक्योरिटी का, बिकॉज बहुत सी फोर्सेस यहाँ हैं जो कि दे वांट टू एलिमिनेट हिम। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, उसके ऊपर हेड मनी तक लोगों ने रखी। एक तो ये है उनकी सिक्योरिटी, दूसरा ये है कि वो तवक्को करेंगे कि उनको रियासत की तरफ से भी सिक्योरिटी मिले, वो उन्होंने कहा है। अब वो रियासत की तरफ से क्या सिक्योरिटी मिलेगी, मैं समझता हूँ वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मोहतरमा को हुआ था और जनरल साहब को भी वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। रियासत में सिक्योरिटी के इदारे कौन से हैं? बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे मुख्तसर बात करेंगे खान साहब के जलसे के हवाले से, क्योंकि डिटेल में बात कल होगी और कुछ कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हम बात कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, सेठी साहब हमें एक मैसेज भी आया कि ये जो पीसीओ जज के हवाले से बात थी कि जी नासिर समजायद साहब ने लिया है, तो जस्टिस जो मीर हाजिर खान खोसो साहब हैं उन्होंने भी तो पीसीओ के तहत हल्फ लिया था। पार्टनर, बात ये है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आपको चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कोई है ऐसा जज जिसने पीसीओ ये एक मिलिट्री डिक्टेटर का या दूसरे का ना लिया हो। तो डोंट फॉरगेट 10-10 साल वो रहे हैं, तो पीसीओ पता नहीं, ज़ियाउल हक के मेरा ख्याल 2 पीसीओ थे, एक दो तो था ही ना। एक तो 81 में पीसीओ, 81 में था, और मुशर्रफ साहब के 2 थे। हाँ जी, एक था, मुशर्रफ साहब के 2 थे। तो इसलिए ये पीसीओ तो सारे पीसीओ जजेस थे। इसीलिए फॉर मी कि ये कहना कि जी जस्टिस नासिर असलम जायद साहब जो है ये पीसीओ जज हैं, फ्रैंकली डजंट मीन एनीथिंग टू मी। मैं इसको पॉइंट आउट इसलिए कर रहा था कि ये इन्होंने अब नई, आज पीपल्स पार्टी वालों ने ये एक नया छोड़ा है, फॉरगेटिंग नहीं, दे नो द फैक्ट कि वो जो दूसरे साहब हैं वो भी एक जमाने में एक पीसीओ थे, मगर उनके बारे में और जस्टिस जायद के बारे में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एस्टैब्लिश करना चाहिए। जस्टिस खोसो जो थे वो 1989 में गालबन उनको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया था। उस वक्त थी मोहतरमा, बिल्कुल ठीक, मोहतरमा की हुकूमत थी, इसलिए आज लोग कहते हैं कि ये सॉफ्ट थे, इसलिए इनको बनाया था। उस जमाने में होता ही ऐसे था, जो सॉफ्ट जज होता था, जो प्रो आपका होता था, वही एग्जीक्यूटिव लगाती थी। जजेस बेचारों की ऑटोनॉमी कोई नहीं थी, वो तो आज की बात है ना, उस जमाने में तो इट वॉज द अदर वे अराउंड। तो इसमें कोई शक नहीं, मगर 1991 में 2 साल के बाद ये रिटायर कर गए। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ साहब। और मियां साहब ने क्या किया, इनको फेडरल शरीयत कोर्ट में अपॉइंट करे आफ्टर रिटायरमेंट।
So that means he's the only judge जो कि मियाँ साहब की भी कॉन्फिडेंस और मोहतरमा के भी कॉन्फिडेंस, और मेरा ख्याल है उसकी वजह यही थी कि ये किसी को नाराज करने वाले नहीं थे, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे, किसी को एंटेगनाइज नहीं किया, किसी को आंखें नहीं दिखाई, चुप करके अपना काम किया और घर चले गए। नासिर असलम जायद साहब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जज, लेट मी टेल यू दैट। मैंने अपराइट और स्ट्रॉन्ग जज, मैंने पहले भी इनकी तारीफ की थी। मैंने कहा था कि किसी ने, जब जनरल बेग जब कराची गए तो उन्होंने जाके कहा कि मैंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात करनी है, और एक साहब को भेजा इनको मिलने के लिए, और इन्होंने आगे से जवाब दिया क्या बात करनी है, क्यों मिलना है, और नहीं मिले, क्यों मिलना है। और बेग ने कहा कि बेग साहब ने इनके बारे में कुछ अच्छे तो मतलब है कि जज साहब इज वेरी अपराइट, इन्होंने बहुत काम किया और बड़े अच्छे काम किए, एंड फ्रैंकली आई डोंट हैव एनी इश्यूज, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट फैक्ट्स हैव टू बी स्टेटेड कि सो एंड सो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो पॉइंट जो मैं मेक कर रहा था मुनीब, वो यही था कि ये इलेक्शन कमीशन पे ये बात नहीं जानी चाहिए, यही सेटल होना चाहिए, सियासतदानों को करना चाहिए। दैट वाज द ओनली पॉइंट आई थिंक आउट ऑफ ऑल द जजेस नासिर असलम जाहिर इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट। ओके, दैट इज फॉर मी नो नॉट एन इशू। ओके, अब जो भी हो पता तो चल जाएगा सेठी साहब, लेकिन यू हैव योर एप्रीहेंशंस कि शायद नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही पीपल्स पार्टी कैसे मानेगी, और यह मनवाया जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मनवाया भी जा सकता है। अच्छा, कल इमरान खान साहब का जलसा है, उसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है बिफोर द इलेक्शंस। आपको क्या व्हाट आर दी? सेमीफाइनल बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि सेमीफाइनल तो आगे जाके होंगे। अच्छा, अभी ऐसे बड़े आएंगे, ये सेमीफाइनल के अंदर आपके ख्याल है 4 पार्टीज है ना, मेन पार्टीज। अब मियाँ साहब के भी जलसे होने हैं, इनके भी होने हैं, और फिर वो जो दूसरे हैं जो कोई पार्टी भी नहीं है वो भी बड़े बड़े जलसे करने वाले हैं, तारुल काजवी साहब और मुशर्रफ साहब भी आ गए हैं, वो कराची में शायद कुछ छोटी मोटी हमायत मिल जाए। तो मौलाना साहब के कितने बड़े, मौलाना के बड़े हो रहे हैं, तो ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना, अब राउंड शुरू हुआ, इसमें सारे आ रहे हैं अपने अपने जलसे कर, मगर ये इमरान खान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इमरान खान आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गए थे 4-5 महीने के लिए, वो अपनी पार्टी इलेक्शन करा रहे थे। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कमिंग बैक इनटू द गेम, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट। मगर ये कि ये सेमीफाइनल है, और अगर यहाँ सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो फाइनल में चले जाएंगे, नो। उसकी वजह यह है कि फाइनल जो है वो फ्रैंकली आप मुझे पूछें तो फाइनल जो है वो सिर्फ पीपीपी और नून के दरमियान ही होगा। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अगली हुकूमत जो है वो या पीपीपी अपने अलायंसेस के साथ बनाएगी या नून अपने अलायंसेस के साथ बनाएगी। इमरान खान साहब के पास इतनी आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में इतनी कुव्वत नहीं होगी कि वो 100 सीटें ले जाएं और या 90 सीटें ले जाएं, और 90 सीटों के बाद वो कहें अब मैं बैठ के बनाऊंगा। ऊपर से ये प्रॉब्लम है खान साहब का कि वो कहते हैं मैंने अलायंसेस ही नहीं करना, पॉलिटिकल अलायंस नहीं करना। वो ना नवाज साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है, ना उधर बैठने के लिए तैयार है, 100 चीजों के साथ भी तो उनको तो फिर भी 150 सीटें चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है अभी वो वक्त नहीं आया कि वो 150 सीटें इनको स्वीप कर जाएं और इनको किसी और की जरूरत ना पड़े। अभी तो छोटे छोटे अलायंसेस कर रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इस किस्म की हो सकता है मुशर्रफ साहब के साथ एक आध सीट उनको भी एडजस्टमेंट हो जाए इधर उधर, मगर इससे ज्यादा अभी इमरान खान साहब ने ये सेमीफाइनल बिल्कुल नहीं है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच टू स्टे इन द गेम फॉर इमरान। अच्छा, नहीं, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कामयाब जलसा 4 लाख 3 लाख लोगों का, वो आप उसको फिर भी नहीं समझते कि वो इतना होगा कि बहुत बड़ी वेव चल पड़ी? नहीं, मैं कह रहा हूँ इट इज टू स्टे इन द गेम। वेव जो है वो सारे पाकिस्तान में चलनी चाहिए ना। वेव तो सिर्फ न सिंध में नजर आ रही है, ना बलोचिस्तान में नजर आ रही है, पंजाब में मियाँ साहब की कुछ नजर आ रही है, तो ये उसको काउंटर करना है। केपी में खान साहब ठीक जा रहे हैं, मगर बात ये है दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज नॉट अ सेमीफाइनल। मतलब जलसे से किसी के इंस्पायर, क्वार्टर फाइनल तो आप समझ लेंगे, क्वार्टर फाइनल का आपको कंसीड कर दे, लेकिन जलसे से इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि बस आगे। जलसे से इंस्पायर होना चाहिए, बिकॉज क्वार्टर फाइनल जीतेंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे ना। ओके, अगर जलसा ही बड़ा ना हुआ तो फिर तो क्वार्टर फाइनल में ही फारग हो जाएंगे। ही हैज टू गो इनटू द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल्स जलसों में नहीं होते, सेमीफाइनल्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, वो एक स्ट्रिंग ऑफ मैचेस होते हैं, और फिर बैलेट होता है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई जलसा ना फाइनल होता है ना सेमीफाइनल होता है, जलसे और ऑल पार्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल्स। नाज़रीन, अब वक्त है कि हम आपकी कॉल्स लें। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? कौन साहब? अदरीस बोल रहा हूँ। जी अदरीस साहब, हुजूर हुक्म। जी हुक्म सर, अल्लाह ताला के रसूल का हुक्म है डाले हुए। बात ये है कि ये जो आदमी ये गरीबों की बात कर रहा है। कौन? इमरान खान। अच्छा, और ये चेंज लाना चाहता है। क्या चेंज लाने की चेंज ला रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों की बात करते हैं, सही है। और
जो खुद ये 300 कनाल की कोठी में रहता है, तो सो व्हाट, कौन नहीं रहता बड़ी कोठी में एक सियासतदान? सर रहते हैं। सर गैरत की तकाजा, वो चेंज की बात नहीं करते, ये चेंज की बात करता है। किसकी बात कर? जब आपको चेंज लाना था, इसको अपने आप को पहले रोल मॉडल शो करना चाहिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी दी साहब। वो कहते हैं हाँ। कि बाकी लोग रहते होंगे बड़े मकानों में, लेकिन वो तब्दीली की बात नहीं करते। खान साहब इतने बड़े मकान में रहते हैं और तब्दीली की बात करते हैं, उनका आर्गुमेंट ये है। नहीं अदरीस साहब, माजरत के साथ देखिए, सियासत पैसे की गेम है। एट द एंड ऑफ द गेम पैसा कहाँ से आता है? आप देते हैं पैसा, कंट्रीब्यूशन आती है कहीं से, या करप्शन से पैसा आता है? पैसे की गेम है। आप और मैं नहीं लड़ सकते इलेक्शन, सीधी सी बात। तो अगर इमरान खान साहब लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर उनका हक बनता है। दैट्स द वे द बॉल बाउंसेस और दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। अब अर्ज ये है कि ये कहना कि वो बड़े घर में रहता है और वो तब्दीली नहीं ला सकता, ये गलत बात है। देखिए, भुट्टो साहब ने भी तो तब्दीली लाए थे ना, एक इनकलाबी किस्म की तब्दीली लाए थे, इसलिए आज तक उनके लिए वोट पड़ता है। तो क्या वो कुछ छोटे घराने के बंदे थे? नहीं। अमेरिका के अंदर भी लोग, ये ओबामा साहब कहते हैं मैं तब्दीली ला रहा हूं, और वो तो फिर भी मिडिल क्लास शख्स थे। मगर यहाँ तो कायदे आजम भी, तो आपका ख्याल है कि कायदे आजम किसी गली कूचे से आए थे? नहीं। लीडर्स जो होते हैं आमतौर पर, अगर वो लेफ्टिस्ट लीडर ना हो या कम्युनिस्ट लीडर ना हो, मेन स्ट्रीम लीडर हो, तो वो खाते पीते लोग होते हैं। रहीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। कल इंशाअल्लाह फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।